नमो नमः। सुप्रभातम। आज हम संस्कृत विषय के कक्षा 8 का पाठ 17 महाकवि कालिदासः पढ़ेंगे। इसमें महाकवि कालिदास के बारे में, उनके जीवन के बारे में बताया गया है। ठीक है। सबसे पहले पढ़ना शुरू करने से पहले हर बार की तरह हमें ध्यान होना चाहिए कि हमें इसका जो तरीका है वो कैसे हमें इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो वीडियो आपको भेजा गया है, तो सबसे पहले आपको इसका 2 बार इसको ध्यान से सुनना है। इस वीडियो को 2 बार ध्यान से सुनने पे आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद अपनी संस्कृत की बुक निकालनी है और उस संस्कृत की बुक में से आपको खुद को पूरा चैप्टर संस्कृत का शुद्ध उच्चारण में उसे पढ़ने का प्रयास करना है, ताकि आपको शुद्ध उच्चारण में पढ़ना भी आए। ये होने के बाद आपको इसके नीचे शब्दार्थ दिए हुए हैं, शब्दार्थ को ढंग से समझ के याद करना है। और याद करने के बाद आपको अपनी बुक से एक एक पंक्ति संस्कृत में उच्चारण करनी है और उसका अनुवाद, हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करनी है, ताकि आपको हिंदी अनुवाद भी करना आ जाए। ठीक है। फिर इसके आगे की का चरण या स्तर अपन आगे देखेंगे। महाकवि कालिदास। संस्कृत साहित्ये महाकवि कालिदास सर्वेषु कविषु श्रेष्ठो अस्ति। संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास सभी कवियों में श्रेष्ठ थे। जब बहुत सारों में से एक की तुलना की जाती है, तब सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जहाँ बहुत सारों में से एक को बढ़कर या श्रेष्ठ बताया जाता है, वहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ सर्वेषु कविषु, इसमें सप्तमी बहुवचन का प्रयोग हुआ है। अयम कवि कदा कुत्र च जन्म लब्धवान। यह कवि कब और कहाँ, कदा और कुत्र, कब और कहाँ, जन्म लब्धवान पैदा हुआ, अस्य जीवन चरितम च किमित्यादिषु विषयेषु विदुषाणां मतानि विविधानि सन्ति। इनके जीवन चरित और इनका जीवन चरित में कुछ विषयों पर विद्वानों का अनेक मत हैं। इनके जीवन चरित्र के ऊपर जो कुछ विद्वानों के कुछ विषयों पर अनेक मत है। कालिदासस्य विषये एका प्रसिद्धा किंवदंती अस्ति। कालिदास के विषय में एक प्रसिद्ध किंवदंती यानी जनश्रुति है। विद्योत्तमा नामनी एका विदुषी राजकन्या आसीत। विद्योत्तमा नाम की एक विदुषी, विद्वत्वती राजकन्या थी। यह माम विद्या पराजेष्यति स मम पति भविष्यति। जो माम का मतलब मुझे, विद्या से, विद्या में या विद्या से पराजित करेगा, स मम पति भविष्यति, वह मेरा पति होगा। इति तस्या घोषणा आसीत, ऐसी उसकी घोषणा थी। अनेके विद्वांस तया सह शास्त्रार्थम कृतवंत। अनेक विद्वानों ने उसके साथ, यहाँ मैंने बताया सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ तया आया है, तत्शब्द का सर्वनाम शब्द है, उसकी तृतीया एक वचन है। उसके साथ शास्त्रार्थ किया, परंतु ते सर्वे पराजिता, परंतु वे सभी पराजित हो गए। एतेन पराजयन कुपिता ते कपटेन एकेन मूर्ख जनेन सह विद्योत्तमाया विवाहम कारितवंत। इस पराजय से क्रोधित होकर उन्होंने कपट से एक मूर्ख व्यक्ति के साथ विद्योत्तमा का विवाह करवा दिया।
एकदा रात्रौ उष्ट्रस्य ध्वनिं श्रुत्वा उट्र 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 इत्येव स मूर्खजनः कथितवान्। एक बार रात्रि में ऊंट की ध्वनि को सुनकर उट्र उट्र इस प्रकार से वह मूर्खजन बोला। कौन? कालिदास। तस्यानेन शुद्धोच्चारेण विद्योत्तमा ज्ञातवती। उसके इस शुद्ध अशुद्ध उच्चारण से विद्योत्तमा जान गई। यत् एकेन मूर्खेणैव सह तस्याः विवाहो अभवत्। कि, यत् का मतलब कि, इंग्लिश में जैसे दैट का प्रयोग होता है दो सेंटेंसों को जोड़ने में, ऐसे यहाँ यत्, कि एक मूर्ख व्यक्ति से ही उसका विवाह हो गया है, न तो पंडितेन, न कि विद्वान से। अनेन खिन्ना विद्योत्तमा तम तिरस्कृत्य गृहात् निष्कासितवती। इससे दुखी होकर विद्योत्तमा ने उसको तिरस्कृत कर, उसका अपमान कर घर से निकाल दिया। पत्न्याः एतेन व्यवहारेण भ्रंशं दुखितः असौ जनः देवीं महाकालीं माराधितवान्। पत्नी के इस व्यवहार से दुखी होकर उस व्यक्ति ने देवी महाकाली की आराधना की। देव्याः प्रसादेन एषो अनुपमं पांडित्यम कवित्वम च लब्धवान्। देवी के प्रसाद से यह अनुपम, अनोखा, अनुपम, अद्भुत पांडित्य और कवित्व को प्राप्त हुआ। ततो अयम कालिदास इति प्रसिद्धो अभवत्। उसके बाद यह कालिदास इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तदंतरम कालिदास स्वपत्नीं विद्योत्तमां निक्षागच्छत्। उसके बाद कालिदास अपनी पत्नी विद्योत्तमा के निक्षा यानी पास में, अगच्छत् यानी गया। तम दृष्ट्वा विद्योत्तमा पृच्छत्। उसको देखकर, दृष्ट्वा, यहाँ दृश्य धातु धन कत्वा प्रत्यय है। कत्वा का अर्थ करके होता है और दृश्य धातु जिसके पश्य की तरफ भी रूप चलते हैं अर्थात देखना। तो उसको देखकर विद्योत्तमा ने पूछा, अस्ति कश्चित् वाग विशेष। कोई विशेष बात है? अगला देखो, किंवदंत्या अनुसारम कालिदास अस्ति। किंवदंती के अनुसार, जनश्रुति के अनुसार कालिदास अस्ति कश्चित् वाग विशेष। अस्ति, कश्चित् और वाग विशेष, तीन जो शब्द हैं, ये तीन पद हैं। पद त्रयम माश्रितम, इन तीनों पदों पर आश्रित क्रमशः कुमार संभवम, मेघदूतम और रघुवंशम इति काव्यत्रयम रचितवान। तीन काव्यों को उसने रच दिया। जो बात हुई थी, वो तीन शब्द जो बोले थे, उन तीनों शब्दों को लेकर तीन महाकाव्यों को रच दिया। अगला है महाकवे कालिदासस्य अनेका कृतयः संति। महाकवि कालिदास की अनेक कृतियाँ हैं। रघुवंशम, कुमार संभवम चेति द्वे महाकाव्य। रघुवंश और कुमार संभवम ये दो महाकाव्य हैं। मेघदूतम ऋतुसंहारम चेति गीति काव्य, मेघदूत और ऋतुसंहार गीति काव्य हैं। और मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये उनके तीन नाटक हैं। ऐसे करके ये 7 उनकी कृतियाँ हैं। शुरू के 2 महाकाव्य हैं, अगले 2 गीति काव्य और लास्ट के 3 नाटक।
एतासु रचनासु अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठा कृति मन्यते। इन रचनाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। कालिदास स्वरचनासु विविधानां कथानां स्थानानां पात्राणां च सजीवं चित्रणं कृतवान्। कालिदास ने अपनी रचना में अनेक कथाएं, स्थान और पात्रों का सजीव चित्रण किया है। मेघदूते यक्षस्य विरह, अभिज्ञान शाकुंतले शकुंतलाया पतिगृह गमनम, रघुवंशे दिलीपस्य गोसेवा इत्यादीनां वर्णनम अतीवाकर्षकमस्ति। मेघदूत में, मेघदूत जो महाकाव्य है उसमें यक्ष का विरह, अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला का पति गृह गमन, पति का घर गमन, पति के घर गमन, और रघुवंश में दिलीप की गोसेवा आदि वर्णन बहुत आकर्षक है। वनम नदी मेघ वर्षा इत्यादि प्रकृते विविधानाम अंगानाम सरसम चित्रणम कस्य चित्तम न मोदयति। वन, नदी, बादल, वर्षा आदि प्रकृति के विविध अंगों का सरस चित्रण किसके मन को नहीं मोहता है। उपमा अलंकारस्य प्रयोगे महाकवि सर्वानतिशयते। उपमा अलंकार का प्रयोग महाकवि ने अधिकतर स्थानों पर किया है। अतः उपमा कालिदासस्य इत्युक्ते विख्याते वास्ति। इसलिए उपमा अलंकार कालिदास, उपमा कालिदास की ये उक्ति, ये कथन विख्यात है। कालिदासस्य काव्यानि नाटकानि च संस्कृत साहित्यागारे अमूल्यानि रत्नानि भासन्ते। कालिदास के काव्य और नाटक संस्कृत साहित्य कोश के अमूल्य रत्नों के समान चमकते हैं। ताभि अनुपमा भी काव्यकृति भी अमरोऽयं महाकवि कविकुलगुरुः इति प्रतिष्ठो अस्ति। उनकी अनुपम काव्य कृतियों के द्वारा यह महाकवि कवि कुलगुरु के नाम से अमर और प्रतिष्ठित है। यह आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये शब्दार्थ हैं आपके, इनको आपको समझकर याद करना है। ये कुछ संधि विच्छेद दिए हुए हैं, इनको भी समझना है। ये कुछ समास दिए हुए हैं, इनके विग्रह को समझते हुए इसे याद करना है। ठीक है। अब इसके बाद आपके प्रश्न उत्तर आते हैं। प्रश्न उत्तर के लिए आपको अपनी संस्कृत की बुक में ये सब प्रश्न दिए हुए हैं। आपको उसके उत्तर पेंसिल से उसमें अपने दिमाग से अपने आधार पर भरने हैं, अपने आप करने ये चैप्टर को समझकर। और फिर उसके करने के बाद इसके नीचे इसकी उत्तरमाला दी हुई है, उससे आपको उसको चेक करना है। चेक करने में जो गलती आए आपकी उसको सही करना है, और सही करने के बाद फिर आपको संस्कृत की HW कॉपी में उसे करना है। ठीक है। और अंतिम उसको याद भी करना है। इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है। पहला संस्कृत में उत्तर दें। इसमें प्रश्नवाचक जो शब्द हैं उनको हटाना है और उनकी जगह उसके उत्तर लिखना है। जैसे पहले में क हटाना है और उसका जगह उसका उत्तर आएगा। दूसरे में कया, तीसरे में द्वे, चौथे में कस्मिन और पांचवे में किम। प्रश्न नंबर 2, इसमें शब्द रूप लिखने हैं। इसमें दिया हुआ है, जैसे पहला पत्नी, इसका तृतीय एक वचन का रूप लिखना है। जो भी इसमें आए इस तरह से लिखते चलना है। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें धातु या प्रत्यय से रिक्त स्थान की पूर्ति करो। किसी जगह पे प्रत्यय का इस्तेमाल करना है, किसी जगह धातु का करना है। इसके लिए बिल्कुल सीधा ध्यान रखना है
के अंतिम में सबसे लास्ट में यदि प्रयोग हो रहा है, रिक्त स्थान दिया हुआ है, तो वहाँ प्रत्यय का यूज करना है क्योंकि प्रत्यय अंत में लगता है। और बीच में या प्रारंभ में लगता है रिक्त स्थान है तो वहाँ धातु का प्रयोग होगा। ठीक है, यह हमें ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 4 में वाक्यों को शुद्ध करना है, मतलब यहाँ कुछ गलती होगी, उस गलती को ढूंढना है किस शब्द में गलती है और उसके आधार पर उसको सही करके बाकी पूरा वैसा का वैसा आएगा, केवल वो शब्द बदल कर लिख देना है जो सही होगा। ठीक है। 5वें प्रश्न में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, उसके लिए ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सही चुनकर यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 में निम्न वाक्यों का अनुवाद करें, इसमें इनका हिंदी अनुवाद करना है। इसमें आप चाहो तो ये प्रश्न नंबर 6 जो है इसको केवल बुक में कर लेना, कॉपी में नहीं करना प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 7 जो है इसमें आपको संस्कृत में अनुवाद करने हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद इसमें आप चाहो तो दोनों प्रश्न नंबर 6 और 7 को कॉपी में मत करना, इसको केवल बुक में भर लेना, आप अपने आप करना है इनको। ठीक है, ये आपकी उत्तरमाला है, सारी उत्तरमाला दी हुई है, इससे आप चेक कर सकते हो इसको। और चेक करके फिर आपको क्या किस में करना है, संस्कृत HW की कॉपी में वर्क करना है और फिर अंत में उसको क्या करना है, याद करना है। इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि साथ में याद करते चलें ताकि आप पर वर्कलोड नहीं पड़े। ठीक है, इस तरह से आपका चैप्टर पूरा होता है। धन्यवाद।